आसमान पे ले जाओ, पाँव जमीन पे ले आओ, खला में लटको। इमरान खान टिका के 5 साल पूरे करेगा। इजलास ने मुल्क में बदतरीन महंगाई की शदीद तरीन अल्फाज में मजम्मत की है। हुकूमत ने महंगाई, बेरोजगारी और जुल्म के रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। अवाम का जीना दुभर हो चुका है। जालिमाना टैक्सों और IMF की शराइत पूरी करने के लिए अवाम के वजूद से खून का आखिरी कतरा भी निचोड़ा जा रहा है। PDM में हमें मीम नज़र नहीं आ रही और मीम की जगह जो है वो शीन जो है वो आगे नज़र आ रही है। तो एक PDM पाँव पकड़ने वाली है और एक PDM मज़ाहमत करने वाली है। आम आदमी कमर होती है। इन्होंने बजट के मौके पर कौम के साथ बड़ी शिकायत काम गलत बयान कि हम बजट के बाद फुल टैक्स दिए हैं। आज सिर्फ 2 महीने नहीं गुजरे कि टैक्सों की भरमार हो गई। अस्सलाम वालेकुम एंड गुड इवनिंग। मैं हूं मेहर बुखारी। पीपल्स पार्टी की गैर हाजिरी में पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट का 3 माह बाद 4.5 घंटे का तवील इजलास मौलाना फजल रहमान की ज़ेरे सदारत हुआ कि जिसमें नवाज शरीफ और इसहाक डार लंदन और मरियम नवाज लाहौर से वीडियो लिंक के जरिए शरीक हुए। PDM के सरबराही इजलास ने हुकूमत की इंतखाबी इस्लाहात को मुस्तरद कर दिया है। इंतखाबी तरमीमी बिल पर भी हुकूमत को टफ टाइम देने पर इतफाक कर लिया गया है। मुल्क के दाखिली और खारजी मामलात पर सूरत हाल का जायजा लिया गया और अफगानिस्तान में सियासी और मुज़ाकराती हल पर जोर दिया गया। इजलास ने मुतालबा किया कि अफगानिस्तान की सूरत हाल पर पार्लियामान में मौजूदा अपोजिशन को एतमाद में लिया जाए। इजलास ने पढ़ी हुई महंगाई पर इजहार तशवीश और आज़ादी इजहार राय पर कदगन और सहाफ़ियों पर हमलों की भी मजम्मत की। PDM के इजलास ने 21 अगस्त को स्टीयरिंग कमेटी का इजलास तलब किया कि जिसमें PDM जमातों की तजवीज़ पर गौर किया जाएगा। 28 अगस्त को इस कमेटी का कराची में इजलास होगा और फिर 29 अगस्त को PDM जलसा करेगी। ज़राई इंकशाफ कर रहे हैं कि मियां शहबाज शरीफ ने तजवीज़ दी कि महंगाई के खिलाफ मुल्क की तहरीक चलाई जाए। इजलास में वीडियो लिंक पर मियां साहब और मरियम नवाज शरीफ साहिबा भी शरीक थे। मियां साहब ने एक बार फिर इदारों को आईनी हदों में रहकर काम करने का मुतालबा किया और यही मुतालबा मौलाना साहब ने भारा के दोहराया। तमाम इदारे अपनी आईनी और कानूनी हदूद में रहते हुए अपनी जिम्मेदारियाँ कमा हक़ निभाएँ जो उनके ज़िम्मे कानून के मुताबिक सपुर्द की गई हैं और अपने दायरे कार से बाहर उन्हें अपना किरदार ख़त्म कर देना चाहिए ताकि मुल्क आइन की पटरी पर दोबारा चलने के काबिल हो सके। गो के मौलाना साहब को EVM का नाम नहीं आता था। मौलाना ने कहा हुकूमत ने किसी मशीन की बात की है और सुना है ये मशीन धांधली करने का सबसे अच्छा तरीका है। बाहर आके मीडिया से गुफ्तगू में मौलाना साहब ने इंतखाबी इस्लाहात और इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन को मुस्तरद करते हुए धांधली का आसान तरीका करार दिया। वहीं उन्होंने नैब और FIA के किरदार पर भी उंगली उठाई। और FIA सियासी इदारे बन चुके हैं और अपनी आज़ाद और गैर जानिबदाराना साख कतई तौर पर खो चुके हैं और सिर्फ अपोजिशन के खिलाफ इंतकामी कार्रवाइयों के लिए इस्तेमाल हो रहे हैं। सहाफ़ियों के सवालों के जवाब में अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ से मियां नवाज शरीफ की वापसी और हाई कोर्ट में जमा कराई गई मेडिकल रिपोर्ट पर सवाल हुआ तो शहबाज शरीफ साहब ने 2 टोक अल्फाज में कहा कि नवाज शरीफ इलाज कराए बगैर पाकिस्तान नहीं आएंगे। वहाँ पर इलाज जारी है। वहाँ पर उनकी दिल की मर्ज के हवाले से एक इंटरवेंशन होना बहुत ज़रूरी है। डॉक्टर के साथ बाकायदा वहाँ पर रेगुलर उनके चेकअप्स होते हैं और मुनासिब वक्त पर उनकी दिल की ट्रीटमेंट होनी है। इसलिए वो इलाज कराए बगैर पाकिस्तान नहीं आएंगे। मेरा ख्याल में हुकूमत इसके ऊपर सियासत कर रही है। इंतहाई अफसोसनाक बात है कि ऐसे मामलों के ऊपर 3 टाइम प्राइम मिनिस्टर उनकी सेहत के हवाले से सियासत करना ये मैं समझता हूँ कि बहुत गिरी हरकत है। नाज़रीन, आज मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के मौलज डॉक्टर लॉरेंस ने ख़त लिखा। इस ख़त में डॉक्टर लॉरेंस लिखते हैं कि शरीफ साहब 2016 से मेरे मरीज़ और ज़ेरे इलाज हैं। जब मैं उनकी कोरोनरी आर्टरी बाईपास सर्जरी की थी नवंबर 2019 को वो पाकिस्तान से इलाज की गर्ज से आए थे क्योंकि वहाँ उनकी बीमारी के लिए मखसूस महारत, टेक्नोलॉजी और टेक्निक मुयसर नहीं थी। इसमें कोई शुबा नहीं है कि शरीफ साहब की बीमारी नहायत पेचीदा है और मुकम्मल इलाज दरकार है। शरीफ साहब को लाहक बीमारियों से निमटने के लिए बहुत देखभाल की ज़रूरत है। शरीफ साहब को
गाइज एंड सेंट थॉमस हॉस्पिटल में एक तजर्बाकार हेमाटोलॉजी टीम जिसके सरबरा एक सीनियर हेमाटोलॉजिस्ट हैं देख रहे हैं, और रॉयल ब्रॉम्पटन एंड हेयरफील्ड हॉस्पिटल लंदन में कार्डियोलॉजिस्ट की टीम देख रही है। इसके अलावा नवाज शरीफ कई साल से लंदन में इलाज करवा रहे हैं। मैंने अपनी गुज़िश्ता रिपोर्ट में नवाज शरीफ को कार्डियक कैथराइजेशन का मशवरा दिया था ताकि उनके दिल की बीमारी मजीद ना बढ़े, लेकिन एक बार फिर उनकी दीगर बीमारियों जिसमें शुगर, बीपी, गुर्दे का मर्ज, उनका इलाज हो जाए तो ये काम हो सकता है। इसके अलावा नवाज शरीफ की तबीयत में बेहतरी के लिए उनके तर्ज ज़िंदगी के हवाले से भी मशवरा दिया है कि वो सेहतमंद खाना खाएं, रोज़ाना वर्जिश करें और जहनी दबाव को कम से कम रखें ताकि उनकी सेहत पर इसके कोई मुज़र असरात ना पड़ें। उन्होंने मुझे बताया कि पाकिस्तान में उनको सज़ा के दौरान तवील अरसे के लिए कैद तन्हाई में रखा गया, और अगर ये बात दुरुस्त है तो ये एक बड़ी वजह है उनकी सेहत की खराबी की, जिस्मानी लिहाज से भी और नफ्सियाती लिहाज से भी। डॉक्टर साहब अपने ख़त में लिखते हैं, नवाज शरीफ की पेचीदा मेडिकल मसाइल की वजह से मैं उनको मशवरा दिया था कि वो कोरोना से खुद को महफूज रखें। नवाज शरीफ को किसी किस्म के सफ़र और पब्लिक मकामात जैसे एयरपोर्ट, हवाई जहाज़ पर जाने से हतुल इम्कान गुरेज करना चाहिए। उनको उस जगह के करीब रहना चाहिए कि जहां पर उनको सेहत के हवाले से सहूलियात मुयस्सर हैं, जब तक कोरोना वबा का खात्मा नहीं हो जाता और उनकी सेहत के हवाले से लाहक खतरात कम नहीं हो जाते। इसके बाद नाज़रीन, आज हमने 2 मेडिकल एक्सपर्ट से रुजू फरमाया, एक सर्जन है और एक मारूफ कार्डियोलॉजिस्ट हैं इन वन ऑफ द लीडिंग हॉस्पिटल्स ऑफ द कंट्री। दोनों की एक चीज़ जो है कदर मुश्तरक थी और एक की राय ज़रा सी अलग थी, आपके सामने पेश किए देते हैं। मारूफ कार्डियोलॉजिस्ट का यह कहना था कि इन तमाम कोमॉर्बिडिटीज़ यानी कि तमाम तर दीगर जो बीमारियां हैं नवाज शरीफ साहब को, इनके साथ कोई भी दुनिया का डॉक्टर उनको फिट टू फ्लाई का सर्टिफिकेट नहीं देगा। उनका ये भी कहना था कि एक ज़ाती पर्सनल रिस्क है जो मियां मोहम्मद नवाज शरीफ को लेना होगा। जिस तरह वो 6 घंटे का रिस्क लेकर यूके गए थे, उसी रिस्क के साथ बेहतरीन टीम के साथ अगर वो वापस आना चाहें तो ये उनकी ज़ाती चॉइस होगी। उनका ये मानना था कि एंजियोग्राफी के ऊपर बहुत सी चीज़ें दिख जाती हैं, अगर चीज़ें और उनकी सेहत रीजनेबल लगी एंजियोग्राफी के बाद तो फिर बारहा डॉक्टर इजाज़त दे सकते हैं, लेकिन अगर दीगर मॉर्बिडिटीज़ का इलाज नहीं कराएंगे मियाँ साहब तो इजाज़त ऑफिशियली नहीं मिलेगी। ये एक पर्सनल फैसला है। दोनों डॉक्टर्स का भारा, एक बात पे दोनों डॉक्टर्स मुत्तफिक थे और वो इस बात के ऊपर थे कि इस खत के अंदर जो डॉक्टर लॉरेंस ने लिखा है कहीं भी परफॉर्मेंस स्टेटस का जिक्र नहीं किया गया। परफॉर्मेंस स्टेटस क्या है वो हम आपको दिखा रहे हैं टेलीविजन के ऊपर भी। परफॉर्मेंस स्टेटस हर इंसान, हर शख्सियत की फिजिकल फिटनेस के हवाले से होता है। 0 यानी कि फुली एक्टिव, एक बहुत एक्टिव इंसान जो भाग दौड़ सकता है, जवान है, फुली हेल्दी है। 0 to 5 तक इसको रेट किया जाता है। नंबर 1 जो है उसकी मिसाल आप अपने किसी बुजुर्ग या वालदा की हैसियत से ले सकते हैं कि मेजॉरिटी काम तो वो कर सकते हैं लेकिन 2-3 किलोमीटर भाग नहीं सकते, पहाड़ी चढ़ नहीं सकते। और इसके साथ साथ नंबर 2 यानी कि वो घर तक कन्फाइंड रहें, बेसिक मिनिमम अपने काम करते रहें। नंबर 3 है नॉर्मल बेड के ऊपर रहें लेकिन उसके उतरने के लिए बेड से भी कोई सहारा चाहिए होगा। नंबर 4 इसके ऊपर जिस तरह आप टेलीविजन के ऊपर देख रहे हैं, बेसिक नेसेसिटीज़, अपना ख्याल रखना, वॉशरूम जाना, ये बेसिक काम भी नहीं मरीज़ कर सकता। ट्रैवलिंग इसके ऊपर डिपेंडेंट है, लेकिन इस परफॉर्मेंस स्टेटस का डॉक्टर लॉरेंस के ख़त में कहीं भी जिक्र नहीं है। ये हम आपके सामने रख चुके हैं, ये डिटेल्स जो डॉक्टर्स के भारा जो डॉक्टर्स कहते हैं। मगर आप आगे बढ़ते हुए मियाँ साहब क्या फ़ैसले करेंगे अपनी सेहत के हवाले से, लेकिन PDM का मुस्तकबिल क्या होगा, हुकूमत कैसे रिएक्ट करेगी, बात करते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं फ़ारूक हबीब साहब, मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग। हमारा साथ दे रहे हैं चौधरी मंजूर साहब, जनरल सेक्रेटरी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सेंट्रल पंजाब। लास्ट बट नेवर द लीस्ट तलाल चौधरी साहब, ही सर्व्ड एज फेडरल पार्लियामानी सेक्रेटरी फॉर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, PMLN के रहनुमा। आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। मैं चौधरी साहब आपसे आगाज़ करूंगी, चौधरी मंजूर साहब, क्योंकि पीपल्स पार्टी की गैर हाजिरी में PDM ने बहुत देर बाद, बड़ी सुस्ती और बड़ी गहरी नींद के बाद PDM उठी है। क्या आपकी तवक्को के मुताबिक ऐलानात किए गए? नहीं, मेरा ख्याल है कोई एक तो पहले मैं गुजारिश करूंगा कि बेहतर होगा अगर इसको PDM ना कहा जाए। PDM तो वो थी जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने अपनी मेजबानी में बनवाई थी और उसमें चूंकि पीपल्स पार्टी नहीं रही, ANP नहीं रही, तो वो PDM नहीं है, बल्कि ये मियां नवाज शरीफ साहब के जो हुकूमत थी उसका इत्तेहाद था। ये ऑलमोस्ट राउंड अबाउट वही पार्टियां हैं, एक आध को छोड़कर बाकी वही पार्टियां जो मियां साहब के साथ उस वक्त इक़्तिदार में थी। तो ये उनका राइट है, वो जहां पे रहना राइट तो है। एक्सपेक्टेशन आपकी क्या थी, मैं ये जानना चाह रही हूँ, क्योंकि पीपल्स पार्टी एक क्लियर सेंस और डायरेक्शन दे रही है, मगर आज किसी क्लियर डायरेक्शन हमें सुनाई नहीं गई, दिखाई नहीं गई, ना लॉन्ग मार्च, ना धरना, ना आज उन्होंने कुछ कहा ही नहीं, सिर्फ एक बात कही है। आज उन्होंने कुछ कहा ही नहीं, सिर्फ एक बात कही है कि कराची में जलसा करेंगे। कराची में तो या सिंध के अंदर तो मौलाना साहब की जो पार्टी है वो GDA और PTI की इत्तेहादी है। वहां पे
वहां पे इत्तेहाद बनाया बाकायदा उन्होंने पीपल्स पार्टी के खिलाफ। तो इसका मतलब ये है कि स्टेज पे फिर उस दिन पीटीआई भी होगी और वो भी होगे, और कल मौलाना साहब एमकेएम को भी मिले, वो भी हुकूमती इत्तेहादी। तो वहां पे फिर क्या कोई ऐसा सिलसिला करने जा रहे हैं कि पीपल्स पार्टी के खिलाफ जलसा करना है? हाँ, अलबत्ता जलसे की बात है तो जो हमें हुक्म करेंगे, अगर कहेंगे कुर्सियां लगानी है तो हम लगा देंगे। तो आपकी तवक्को पे नहीं उतरे, आप कोई बड़े ऐलान की तवक्को रख रहे थे? नहीं, हम तो समझ रहे थे कि कोई अगर कुछ है इसके अंदर जान जो कि खत्म हो चुकी है, तो वो तो बिल्कुल आज उन्होंने ये क्या इलेक्शन अब गैर शफाफ हो गए हैं, क्या आईनी हदूद से अब तजावज किया जा रहा है, ये पहले दिन से था। तो उसके लाल साहब से थोड़ी सी इसके ऊपर रोशनी डलवाते हैं सर। पीडीएम ने ये कहा था, हाँ। पीडीएम ने जो कहा था, पीडीएम ने कहा था कि हम इस हुकूमत को गिराएंगे, और वो बात खत्म होगी तो फिर पीडीएम का तो कोई एलामिया का कोई फायदा ही नहीं। तलाल साहब, आप देख रहे हैं अपनी हिज़्ब इख्तलाफ के अंदर कंसेंसस नहीं है। हिज़्ब इख्तलाफ आपको अपनी ऑपोजिशन के कॉलीग्स कह रहे हैं कि मुर्दा घोड़ा है, मगर ये फरमा दीजिएगा दो अहम चीज़ें जो हैं मेरे नोटिस में आ जाएं। एक तो ये कहा गया दायरा कार से बाहर किरदार इदारों के जो है उसको ख़त्म करना होगा, तो क्या ये आप जलसे जुलूस से इदारों के किरदार को ख़त्म कर लेंगे जो ट्रांसग्रेशंस होती हैं? पहले तो ये फरमाए दीजिएगा। दूसरा बताइएगा, जिस तरह चौधरी साहब ने भी कहा सर को कोई बड़ा ऐलान नहीं हुआ, इतनी सुस्ती और नींद के बाद पीडीएम जागी है, ये क्या मान लिया कि शहबाज शरीफ साहब की क़यादत के अंदर अब ये मुफाहमती पीडीएम ही है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए महर, एक तो अगर जो पीडीएम जो कि एक अपोजिशन का इत्तेहाद है, क्योंकि पीडीएम में तो कोई जमात नहीं है जिसने बाप के वोट लिए हैं, जिसने अपोजिशन लीडर बनने के लिए हुकूमती पार्टी के वोट लिए हैं, या जिसने कोई ये सारी चीजें की हैं। हमने एक जेन्युइन अपोजिशन जो है वो इकट्ठी की है। अगर उस जेन्युइन अपोजिशन के एजेंडे पर पीपल्स पार्टी भी मुत्तफिक होगी और वो किरदार अदा करना चाहेगी तो वो भी कर ले, मगर अगर हमने सिर्फ नंबर ऑफ पार्टीज बढ़ानी है और दिखाना है कि जी बहुत ज्यादा लोग हमारी साथ मौजूद है, लेकिन अगर उसकी इफेक्टिवनेस ना हो और हर कोई जिस तरफ मुंह उठाए उस तरफ चलता रहे तो उसका कोई फायदा नहीं है। सो इसलिए हमने जो दो शो कॉज जिन पार्टीज को या जिनसे वजाहत पूछी थी, वो इसीलिए पूछी थी कि या तो फैसलों पर अमल करें जो पीडीएम में होते हैं, नहीं तो आप अलहदा हो जाएं। सो बात यह है कि हम आज भी तवक्को रखते हैं कि पीडीएम के फैसले और लाहे अमल के अगर इत्तेफाक करती होगी पीपल्स पार्टी तो 100 बिस्मिल्लाह, लेकिन उन्हें पीछे चलना पड़ेगा उन फैसलों के जो फैसले होते हैं। तो फैसले हो क्या रहे हैं ना, मैं तो आपसे यही पूछ रही हूँ, थोड़ा सा टारगेटेड जवाब दे दीजिए। कर क्या रहे हैं आप, करने जा क्या रहे हैं? देखिए, जिस दिन पसंद आए फैसला, गिलानी साहब जीतते हो उस दिन तो ठीक है जी, और जिस दिन खुदा न खास्ता आप इलेक्शन किसी और वजह से सेनेट का हार जाएं और आप जाके बाप के वोट ले लें, ये मुनासिब नहीं है। निकल आइए चौधरी साहब, जाली और हकीकी ऑपोजिशन से बाहर निकल आइए। मुझे एक दफा बता दीजिए कि आपकी सिमत क्या है? क्या दायरा कार से हदूद करते इदारों को आप जलसा जुलूस से खत्म कर लेंगे सर? बिकॉज मैं अब और सवाल को थोड़ा और तवील कर देती हूँ, अगर आप इजाजत दें। मुझे समझा दीजिए सर, जिस सरबरा को ईवीएम का नाम नहीं आता, उन्होंने कहा वो एक मशीन है, फिर उन्होंने कहा सुना है कि उससे ये हो जाता है, जिसको नाम नहीं आता मशीन का, आप लोग कह रहे हैं फ्री एंड फेयर इलेक्शन के ऊपर काम करना है। देखिए, एक सबसे पहली बात तो ये है, बिल्कुल जलसे जुलूस अवामी जो राय है और जो आवाज़े खल्क है वो प्रेशर डालती है। मैं आपको बड़े क्लियर, मुझे ये बताइए, आप तो बड़ी देर से सहाफत में हैं, कब इतनी खुल के बात होती थी? कब नाम लिए जाते थे? कब किरदारों को पर वो तो नाम लेना भी आपने छोड़ दिए ना सर, मसला ये नाम लेना भी छोड़ दिए। शहबाज शरीफ मैदान में उतर आए हैं, जो कल नहीं कर सके आज क्या कर लेंगे, वो भी आजमा के देखिए। वो उसी स्टेज पर वो उसी पीडीएम की बात कर रहे थे और एक ही लाइन पे सारे। देखिए, प्रेशर बिल्कुल पड़ता है, प्रेशर बिल्कुल पड़ा है और प्रेशर मजीद डालेंगे कि फेयर एंड फ्री इलेक्शन हो सके। अच्छा। और ये वाला ड्रामा है, ये मशीन वाला, इसका नाम अहम नहीं है, इसका काम देखना है कि ये तलाल साहब, मेरा एक और सवाल वजाहत कर दीजिए, क्योंकि मौलाना साहब ने जब आज कहा हर किस्म की इंतखाबी इस्लाहात और कानून साजी को रिजेक्ट करते हैं, सो आप लेजिस्लेशन को भी रिजेक्ट कर रहे हैं, ईवीएम को भी आप कुछ नहीं समझते, एक धांधली मशीन समझते हैं, लेजिस्लेशन भी नहीं करनी, उसको भी नहीं देखना, उसको ट्राई आउट भी नहीं करना, क्या करना है सर? सड़कों के ऊपर आके बस शोर शराबा लेना है और अस्करी क़यादत के नाम लेके ललकारना है, इससे अगला इलेक्शन फ्री और फेयर हो जाएगा? देखिए, एक सबसे पहले तो मामला ये है कि ये जो ईवीएम या एवीएम या पीपीएम जो भी ये बना रहे हैं ना,
मैं यानी दुनिया की बड़ी जो जिसे डेवलप कंट्रीज कहा जाता है, जो कि वो मदर ऑफ डेमोक्रेसी जिसको कहते हैं, वो यूके हो, फ्रांस हो, मैं आपको 10 दर्जन नाम गिना देता हूं जिन लोगों ने ये ट्राई किया या इस्तेमाल की या पहले से रिजेक्ट कर दी। सो ये तो मामला ही खत्म है। अगली बात देखिए, मामला पता क्या है, यहाँ मामला नीयत का है, रिफॉर्म का नहीं है कि रिफॉर्म में तो नहीं लिखा था कि 6 तो फिर अगला इलेक्शन सर अगला इलेक्शन भी फिर खैर से अल्लाह के हाथों में है ना, नियत के ऊपर अगर बात आ गई, क्योंकि फिर वन लाइनर दे दें कि इंतखाबी इस्लाहात किए बगैर आप अगला इलेक्शन शफाफ कैसे बनाएंगे? मैं बताता हूं ना, ये डस्का पे प्रेशर पड़ा है ना, वो फिर धुंध वापस गई है, थैले वापस आए हैं, और इसी तरह होगा। ये इस दफा हम ये देखें ना, इलेक्शन कमीशन को अपना किरदार अदा करने के लिए प्रेशर डालेंगे। हमारे पोलिंग एजेंट ये नहीं बाहर निकाल सकेंगे, बड़ी जमातों को गिरफ्तार और फैसले नहीं कर सकेंगे। प्री इलेक्शन धांधली के लिए वो रेफरेंस, वो फैसले, वो गिरफ्तारियां, वो माहौल नहीं बनने देंगे। ठीक है, ठीक है, इसका जवाब लेते हैं, इसका जवाब लेते हैं। हमारे साथ वजीर मुमलिकत भी है ना, फारूक हबीब साहब, आपने देखा उन्होंने कहा इतना दबाव डालेंगे कि वो साजगार ही नहीं कर सकेंगे जिसने धांधली करनी है, इंजीनियरिंग करनी है। सर द प्रॉब्लम राइट नाउ एसेंशियली इज के हिज़्ब इख्तिलाफ में चाहे बिलावल भुट्टो जरदारी हो, उनको भी इलेक्शन किसी भी वक्त होते दिखाई दे रहा है। राना सनाउल्लाह ने कल हमारे प्रोग्राम में कहा 2022 इज इलेक्शन ईयर। फैसल वाउडा भी कह रहे हैं कि ये हो सकता है कि अगले साल ही इलेक्शन हो जाए। तो आप फिर इसको एज इलेक्टरल अलायंस देख रहे हैं पीडीएम को रिवाइव होते हुए, या आपको लग रहा है कि इलेक्शन फिर भी बर वक्त और टाइम पे ही होंगे? इनका काम है, इनका हक है, इनके ऊपर फर्ज है बल्कि कि एज गवर्नमेंट इन वेटिंग मुतहर्रिक रहें। देखें, बात यह है, वो कहते हैं एक थी पीडीएम, आज क्या हुआ है कि पीडीएम ने आज दोबारा से वो इम्तिहानात की डेट शीट आया करती थी, इन्होंने फिर एक डेट शीट अनाउंस की है कि हम ये जलसे जुलसे करेंगे। हुकूमत को गिराने का ख्वाब तो जो है वो इनका पूरा नहीं हो सका, वो तो तमाम दावे जो है वो इनके गलत साबित हो गए, ना इस्तीफ़े आया, अदम अतमाद आई, लॉन्ग मार्च आया, सब कुछ ख़त्म हो गया। अब जो है वो आज एक सियासी बेरोज़गारों का इज्तिमा था, ऐसे इज्तिमा ये करते रहते हैं, करते रहें, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इनकी रेलेवेंस ख़त्म हो चुकी है। दूसरा, पीपल्स पार्टी इनके साथ नहीं थी, मौलाना के ना राइट पे बिलावल नज़र आए, ना लेफ़्ट पे मरीम नज़र आई, वो तमाम चीज़ें अपनी जगह पे थी। जब हम ईवीएम की इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स की बात करते हैं और जब ये उसकी मुखालफत करते हैं, उसे देखे बगैर, उसे जांचे बगैर, उसका डेमो आज पार्लियामेंट की राहदारी के ऊपर लगा हुआ था, पार्लियामेंटेरियंस ने वहाँ पर देखा है। हम ओवरसीज़ को वोटिंग राइट देने की बात करते हैं, वो सुप्रीम कोर्ट के फैसले की बाइंडिंग है। सर उनका मसला इदारों का दायरा कार से तजावुज करना है, मशीनों के ऊपर आप कायल कर लीजिएगा बाद में, मगर जो इलेक्शन से पहले प्री पोल इंजीनियरिंग होती है, लोगों की वफादारियां तब्दील कराई जाती हैं, उनको सफर कराया जाता है जहाजों में बिठा के, उनको डराया धमकाया जाता है, उसका क्या कीजिए? ये महर बड़ा इनका जो है ना मासूमाना मुतालबा है। मुझे तो लगता है कि इन्होंने ऐसे कभी सफ़र ना किए हैं ना कभी करवाए हैं। मेरे ख्याल में छांगा मांगा भी इस मुल्क के अंदर जो है वो कभी नहीं हुआ था, या 2013 के इंतखाबात से पहले क्या होता रहा है यहाँ पर, कहाँ कहाँ से लोग आए हैं। अब वो उस तरफ मैं जाना नहीं चाहता। मामला सिर्फ बुनियादी तौर के ऊपर ये है कि जो अपनी नाकामी है, जो अपना नफरत अंगेज़ बयानिए का आवाम ने मुस्तरद किया है, उसके ऊपर नहीं आएंगे। एजेके में क्या हुआ है, पूरी कैंपेन का मौका मिला, गिलगित बल्तिस्तान में पूरी कैंपेन का मौका मिला, हालिया सियालकोट से ये बाई इलेक्शन जो है वो हार गए हैं, वहाँ से इनको लोग देख रहे। देखें इलेक्शन ईयर जो देखें जो इलेक्शन ईयर है वो साल 2023 है, 5 साल के लिए लोगों ने जो है वो मुंतखब किया है, और मैं समझता हूँ कि हुकूमत अपनी आइनी मुद्दत भी पूरी करेगी, आइंदा भी हुकूमत बनाएंगे। ये इनकी लड़ाई दूसरी और तीसरी पोजीशन के लिए है, कौन बनेगा अपोजिशन लीडर। जहां अपोजिशन एक दूसरे की अपोजिशन हो, वहां हुकूमत के लिए बिलावल साहब ने बलूचिस्तान में आपको मुतनब्बे कर दिया है ना, और आखिरी दफा नून लीग को मुतनब्बे किया था जरदारी साहब ने, आपने देखा था क्या हुआ था। तो अपनी एक दूसरे की विकटें गिरा रहे हैं ना। मुस्लिम लीग नून के लोगों को इन्होंने उधर से शामिल कर लिया ना, सनाउल्लाह ज़हरी को और अब्दुल कादिर बलूच साहब को, तो एक दूसरे की विकटें गिराते रहेंगे। अच्छा, मुझे चौधरी साहब एक बात बताइए, फारूक साहब कह रहे हैं इवन तो मुझे अब लग रहा है कि हुकूमती रैंक्स के अंदर मुख्तलिफ राय आ रही है। फैसल वाडा को लगता है इलेक्शन हो रहा है, कल हमारी बात हुई दीगर वुज़रा से, उनको भी लगा इलेक्शन टाइम पे होगा, वाडा साहब कहते हैं अगले साल हो जाएगा। मुझे चौधरी साहब अभी बता दीजिए कि अब कबल अज वक्त जो है, जो काम करने वाले हैं, वक्त कम रह गया है, किस तरह करेंगे आप लोग लेजिस्लेशन, किस तरह यकीनी बनाएंगे साफ और शफाफ इंतखाबात को? इसके ऊपर तो आप तीनों जमातें जो हैं इस पॉइंट पे तो इत्तफाक करती हैं, मगर तरीकाकार पे इत्तफाक नहीं है।
देखिए मेरे एक तो बात यह है कि क्या मुल्क में सिर्फ ईवीएम की वजह से आपने जो जिस तरह से सवाल किया कि धांधली होती है या कोई और भी जरिए है धांधली के, तो इसलिए सिर्फ ईवीएम को कहना और ईवीएम को ज्यादा बड़ा मसला है, मुझे तो इसलिए शक हो रहा है कि जो वजीर आजम कश्मीर के मसले पे ना बैठे, जो वजीर आजम पाकिस्तान पे अटैक हो तो ना बैठे, जो वजीर आजम अफगानिस्तान जैसे इशू पे ना बैठे और वो कहे कि मैं ईवीएम पे बैठने के लिए तैयार हूँ, तो उसमें फिर मुझे शक होता है कि इसका मतलब है कोई गड़बड़ है या करने की ख्वाहिश रखते हैं ये। एक तो ये है। दूसरी बात ये है कि ये गवर्नमेंट तो आज फिर, जब हमने कहा था कि नो कॉन्फिडेंस लेकर आए, उस वक्त तो बिल्कुल ऐसे हालात थे कि नो कॉन्फिडेंस हो सकती थी, लेकिन उसी वक्त जब हो सकती थी तब मरियम नवाज शरीफ साहबा ने कहा कि नहीं हम तो चाहते हैं ये 5 साल पूरे करें, और अब भी ये 5 साल इनको पूरे करवाना चाहते हैं। आज भी फिर देखिए सियासत में और क्रिकेट में टाइमिंग बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। आज फिर ऐसे हालात हैं, आप अगर इत्तेहादियों के अंदर देखें, पंजाब के अंदर एक बिल्कुल कश्मकश सारों को अंधों को नजर आ रही कि क्या हो रहा है। चीफ मिनिस्टर कोशिश कर रहे हैं स्पीकर से मिलने की, स्पीकर नहीं मिल रहा। तो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो इस वक्त हो रही हैं, लेकिन अगर नहीं नजर आ रही तो पीडीएम को नजर इन चीजों के अंदर तहरीके अदम एतमाद की भी खबरें आ रही हैं कि बैकडोर राब्ते किए जा रहे हैं पीएमएलएन के साथ, और गो के मेरे लिए जाती तौर पे मानना मुश्किल है, बिकॉज आई नो मियां साहब नहीं इस फेवर के अंदर के अब हुकूमत गिराई, जो कहते हैं अपने वजन के अंदर खुद गिरे, हमने अभी 1 साल के लिए हुकूमत करके क्या कर लेना है। क्या कोई सदाकत है? आप पंजाब में लीड कर रहे हैं पीपल्स पार्टी को, साल पूरा, अगर आप अर्ली इलेक्शन भी चाहते हैं तो कौन कहते हैं साल पूरा रहे। हाँ ठीक है, इलेक्शन ईयर है फिर तो करनी है करें, और इलेक्शन तो आपकी जानिब से सर यू आर हेडिंग पंजाब फॉर पीपल्स पार्टी, आपकी जानिब से ऐसी कोई आप तस्दीक नहीं कर रहे हैं ऐसे राब्तों की? नहीं, अगर देखें ना, कोई गिराना ही ना चाहे, इनको टाइम देना चाहिए। इनको टाइम देने का मतलब आपके वैसे जहांगीर खान तरीन ग्रुप से आपकी जमात के राब्ते हैं, कुछ दीगर पीटीआई के लोगों का भी जिक्र हो रहा है कि ये मुझे मेरे इल्म में नहीं है, मैं ना तो फिर ना ही समझे ना, अगर आपके औकारा साहब के इल्म में नहीं है तो फिर कौन ये काम कर रहा है? फिर रिश्ते आपके साथ तो नहीं होते? नहीं, हम बैकडोर वाले हैं ही, या हैं? हम तो फ्रंट साहब या है, हम सामने वाले दरवाजे वाले लोग हैं, हम बैकडोर वाले हैं ही नहीं है। ठीक है। दूसरी बात ये है, हाँ। एक मिनट, तो मैं ये चॉइस आप फरमा रहे थे, देखिए हमने तो हमेशा, अब अगर इनका टारगेट पीपल्स पार्टी है तो वो तो शुरू से नून लीग का है, जब से मियां साहब ने सियासत शुरू की है उनका टारगेट पीपल्स पार्टी है। तो अगर वही टारगेट है और ये समझते हैं कि ये ऐसे ही जैसे शौकत अजीज को पकड़ के ले आए थे, इनको भी पकड़ के ले आए, ये चले जाएंगे, लेकिन असल हकीकत तो सियासी हकीकत जो कि है वो पीपल्स पार्टी, तो फिर हमने तो जब जब इन पे बुरा टाइम आया तब जाकर इनकी तरफ हाथ बढ़ाया, एआरडी बनाई। खुद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो चल के वहां पे मियां साहब के पास चली गई थी सऊदी अरब, आपको याद होगा। फिर उससे पहले एआरडी बनाई, जबकि जरदारी साहब इनके जेलों में डाले हुए, अभी जेल में पड़े हुए थे, तो एआरडी बन गई, एआरडी सामने आ गई। तो अब भी हमने, जब ट्विटर बंद थे, कोई बात नहीं कर रहा था, तब बिलावल साहब, मैं जाती तौर पर इस चीज की गवाही देता हूँ, 10 दिन आकर लाहौर में बैठे रहे, मुझे कहा कि मेरी कोई एक्टिविटी रखें, हमने एक्टिविटी रखी, लेकिन कोई राब्ता नहीं हो पा रहा था। और फिर दोबारा हमने राब्ते करके सबसे पीडीएम बनाई है। अगर कोई समझता है कि वो अपने तौर पर कर लेगा, ठीक है। तो ये सर मुझे एक क्विक बात बताइएगा, इससे मैं तलाल चौधरी साहब के पास और फारूक साहब से मियां साहब की वापसी के ऊपर पूछूं, क्योंकि पीडीएम के अंदर तलखी भी हुई थी पिछले साल जब जरदारी साहब ने इस्तीफों के ऊपर कहा था कि हम दे देंगे, हम सारा कुछ करने को तैयार हैं, धरना भी देंगे, पहले मियां साहब वापस आ जाएं। अब आप देख रहे हैं कि एक बार फिर जो है ये हसास तरीन मौजू है, खबरों की जीनत बन गया है। मियां साहब के मुआलिज का भी खत मंजर आम के ऊपर आ गया है कि आपको लगता है कि मैंने 2 डॉक्टर्स मेडिकल एक्सपर्ट्स की हाईली क्रेडिबल प्रोफेशनल्स, उनकी राय भी ली है दिखा के, उनका बहरहाल ये कहना था कि एक तो परफॉर्मेंस स्टेटस नहीं है इसके अंदर, और उनकी जाती राय ये थी, जो मियां साहब की तस्वीरें देखते हैं या थोड़ी सी चहलकदमी देखते हैं, कि वो 1 और 2 के ऊपर ही होंगे। ही इज नॉट फुली एक्टिव, भाग शाग नहीं सकते, बट 1 और 2 के अंदर हैं, एंड ऑल्सो इज नॉट एज सिवियर एज नंबर 4 के कंप्लीटली अल्लाह माफ करे डिसेबल्ड हो। इट्स अ पर्सनल जाती रिस्क है मियां साहब के लिए आना। एंजियोग्राफी तो पूरे मुल्क में हो रही है सर। नहीं, हम ये कह रहे हैं कि ये मियां साहब ने फैसला करना है। बिल्कुल, मैं भी यही कह रही हूँ, डॉक्टर्स भी ये कह रहे हैं। मुझे बताइए आपका मशवरा क्या होगा? जुल्फकार अली भुट्टो ने, नहीं मशवरा, ये मैं अब वही बात कर रही हूँ, जुल्फकार अली भुट्टो ने अपना फैसला खुद किया था कि मैं मुल्क से बाहर जाने की बजाय यहाँ मौत कबूल करना पसंद करूंगा। तो ये फैसला भी मियां साहब ने खुद करना है, अपने डॉक्टरों के मशवरे से, बाकी जो उनके साथी हैं, उनकी पार्टी है या जो भी उनके अलाइज है, उनसे तय करना है।
और फैसला उन्हें करना है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ये कौन सी नई बात हुई? इसमें आपने कौन सी नई बात की है? तो हमें भी पता है, डॉक्टर्स को भी पता है, फैसला उन्हें ही करना है। सर, आपकी जमात का कोई मौकफ नहीं है इसके ऊपर? नहीं, हम कहते हैं कि मियां साहब खुद फैसला करें। ठीक है, तलाल चौधरी साहब, ये फैसला जो खुद करना है, फैसला फिर तारीख करेगी। जी अच्छा, उनका फैसला तारीख करेगी, बिकॉज अगर पॉलिटिकल एजाइलम लेते हैं तो वो उनकी पॉलिटिकल सुसाइड के मुतरादिफ करार दिया शेख रशीद साहब ने भी, अली मोहम्मद साहब ने भी हमारे प्रोग्राम के अंदर। सो एजाइलम अगर हम आउट ऑफ द ऑप्शन अभी रख भी लें, सर, मैंने एक परफॉर्मेंस स्टेटस का जिक्र किया, क्या बात है कि यूके होम ऑफिस से भी ये कहा जा रहा है कि आप रिपोर्ट्स हमें क्यों नहीं दे रहे, आप सिर्फ और सिर्फ डॉक्टर्स मॉलेज के लेटर्स क्यों हमें दे रहे हैं? सबसे पहली बात तो ये है कि जो हुक्म था, उस हाई कोर्ट के हुक्म पर कितना अमल इस हुकूमत ने किया है, किस तरह वहां पर जो कॉन्सुलेट है उन्होंने वो सारे काम किए हैं जो उसमें लिखे गए। बाकी डॉक्टर्स की ये जो रिपोर्ट है, ये आपको पता है यूके की, वहाँ एक एक वर्ड जो है वो सू हो सकता है और वो बड़ा जिम्मेदारी से लिखा जाता है। अगर उन्होंने लिखा है कि वो नहीं ट्रेवल करना चाहिए उन्हें या नहीं कर सकते, तो वो उसके पीछे सारा उनके पास चीजें होंगी, वो रिपोर्ट्स भी होंगी, अपनी सारी चीजें उनके पास होंगी, तहकीक तशखीस सब कुछ होगी। बाकी रही ये देखिए ना, मामला ये नंबर एक सेहत का है। नंबर 2 मामला ये है कि यहाँ पर क्या बेनजीर भुट्टो के साथ क्या हुआ, यहाँ पर वो तमाम आवाजें, यानी यहाँ पर फातिमा जिन्ना का वो उस वक्त के जरा पेपर्स उठा लें कि उस वक्त क्या आप वैसे तलाल चौधरी साहब अभी 5 मिनट पहले कह रहे थे थर्ड टाइम वजीर आजम के ऊपर आप ऐसे कैसे मुखातिब हो सकते हैं? थर्ड टाइम वजीर आजम इस मुल्क को बनाना रिपब्लिक समझ रहा है कि इधर अदालतें भी बिल्कुल काम नहीं करती, इधर कोई कानून नहीं है, इधर कुछ नहीं है, वो अपने ही मुल्क के अंदर अदम एतमाद कर रहे हैं, इधर आके ना अपने आप को इंसाफ के लिए पेश करके। या तो आप फैसला कर लें कि हम लोग सेहत कार्ड ही खेलेंगे या सेहत के ऊपर बात करेंगे फकत, या फिर मरियम नवाज शरीफ जैसे कहती हैं कि आज गारंटी दो अगली फ्लाइट में लाके बैठा दूंगी, दैट मीन्स कि सेहत का इशू तो है नहीं, तो एक फैसला कर लें। देखिए, का इशू मैंने कहा अपनी जगह पूरा मौजूद है, उसके साथ ये जो 4 मार्शल किस में लगे हैं बना, मुझे ये बताइए क्या इसी मुल्क में नहीं लगे? क्या मुशर्रफ की सजा का वो कितने घंटों में अदालत खत्म नहीं होगी? क्या मुझे ये बताइए वो कहाँ सब कुछ होता है? कहाँ ये जो आपका फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है वो कहाँ दबाया जाता है? वो दुनिया इसमें किस तरह पाकिस्तान को देख रही है? इंसानी हकूक की क्या पोजीशन है, या क्या इलेक्शन किस तरह रिक किए? सर, ये लीडर ही कौन सा लीडर हुआ सर कि जो बाहर बैठ के इन चीजों की निशानदेही करे? लीडर तो वो कि एन बीच में आके बैठ के, मैं नहीं कह रही, अभी चौधरी मंजूर साहब कह रहे थे, एक जुल्फिकार अली भुट्टो था और एक ये, फिर फैसला, फिर तारीख और मौरख ही फैसला करता है। देखिए, तारीख मुहर्रख बिल्कुल फैसला करेंगे ना जी। तारीख मुहर्रख ना पैमरा ने लिखनी है, ना नैब ने लिखनी है, ना शहजाद अकबर ने लिखनी है, और लिखेगी हमारी जिद्दोजहद को, और मियां नवाज शरीफ की जिद्दोजहद को लिखेगी। फरूख हबीब साहब, क्या वाकई आपकी नए पाकिस्तान में इदारे जो हैं इतने ज्यादा उसको शिकंजे में और प्रेशर में आपने डाल दिया है कि FIA का साबिक DG हो, वो भी मंजर आम पर आए, उन्होंने भी अपना बयान दिया, मुझ पर किस तरह प्रेशर आता था कि इनके खिलाफ फेक रिपोर्ट्स बनाओ, ख्वाजा आसिफ की जान के पीछे पड़ जाओ, उसके खिलाफ केस बनाओ। नैब के हवाले से हम देख रहे हैं, ऑफकोर्स एक ही रुख में गंगा बह रही है। ऐसी सूरत हाल के अंदर क्या आपको वाकई लगता है कि मियां साहब वापस आके अपने आप को खुद विक्टिमाइज मजीद करेंगे? देखिए, बात यह है कि जिन अदालतों ने मियां साहब को सज़ाएं दी हैं, उन्हीं अदालतों ने उनको इलाज करवाने के लिए बेल भी दी है। अब ये नहीं हो सकता कि एक फ़ैसला इनको पसंद का हो तो वो उसकी ये बल्ले बल्ले करें, और जिस फ़ैसला इनके ख़िलाफ़ आए उसको ये कहें नहीं जी पूरा सिस्टम ही कॉम्प्रोमाइज़ है। ये ऐसा नहीं हो सकता। अपनी मर्ज़ी की जो है वो फ़ैसलों को पिक एंड चूज़ नहीं कर सकते। दूसरी बात ये है कि इन्हीं अदालतों से जो है वो हुदैबिया पेपर मिल के केसेस भी जो क्लोज़ हुए हैं ना, टेक्निकल ग्राउंड्स के ऊपर ही हुए थे। अब सिर्फ मामला सिर्फ सादा सा इतना सा है कि मियां साहब सिर्फ एक डॉक्टर लॉरेंस का ख़त भेज रहे हैं। आपको याद होगा कि इन्होंने कतरी खत का मजाक भी किया था। इस किस्म के खत लिखना तो इनके बाएं हाथ का खेल है। क्या आपकी हुकूमत के पास अभी तक कोई ऑफिशियल मेडिकल रिपोर्ट नहीं आई या फकत खत ही आया है? इसी कोई रिपोर्ट नहीं आई, कोई रिपोर्ट नहीं आई, कोई रिपोर्ट मेडिकल रिपोर्ट नहीं आई, और वो पीरियाडिक मेडिकल रिपोर्ट्स जमा होनी थी। और जो जितनी मियां साहब को बीमारियां हैं ये 2007-8 से पहले की बीमारियां हैं। इस हवाले से पहले भी एक अदालत जो है वो जायज़ा ले चुकी हुई है इन तमाम चीज़ों का। दूसरी बात यह है कि यही लेटर ले लें क्या ये बात दुरुस्त है कि बरतानिया से मुस्तरद शुदा रिपोर्ट पाकिस्तान भिजवाई गई है? आपने सड़कों पे निकलना, आपने पिज़्ज़े नहीं खाने, आपने कॉफ़ी नहीं खानी, आपने पोलो मैच नहीं
देखना, आपने जो है वो ग्रुप्स के अंदर जो है वो जमघटे बना के नहीं फिरना, कोविड SOPs पे अमल दरामद करना। मियाँ साहब तो वो सारे काम बड़ी खुशी खुशी दिलचस्पी के साथ कर रहे हैं वहाँ पर। फिर जबकि इनको वीज़ा तोसी की एप्लीकेशन इनकी खारिज हुई है, वहाँ भी इन्होंने रिपोर्ट्स नहीं जमा कराई, उसी बुनियाद के ऊपर हो गई खारिज। अब जो है ख़त भी आने शुरू हो गए हैं, प्लेटलेट्स भी आने शुरू हो जाएंगे। आए रोज आप देखेंगे कोई नई जो है वो फिल्म आएगी। तो सर आप अपना हाई कमीशन का बंदा भेजिए ना उधर, इनकी मेडिकल रिपोर्ट्स निकलवाइए कि अगर आपको नहीं मिली है, डॉक्टर लॉरेंस का खत ही मिला है तो आपका भी तो कुछ काम है ना। अभी चौधरी साहब यही कह रहे थे। तलाल साहब आखिरी, हाँ देखें फिर मैं आपको बताऊं, वो अपना काम पूरा करते हैं। इन्होंने रिपोर्ट्स वहां भी जमा करानी थी, लेकिन इन्होंने रिपोर्ट्स नहीं जमा कराई। वो आके अदालतों की सजाओं को नहीं मानने को तैयार, अदालत उन्हें बुला रही है, वो आके उसकी बात सुनने को तैयार नहीं है। फिलहाल साहब वैसे डॉक्टर लॉरेंस के खत में ये भी लिखा है कि जब वो सॉलिटरी कंफाइनमेंट में थे तो उनको नफ्सियाती साइकोलॉजिकल बड़ा दबाव फील हुआ था। सर ये फेयर है कि थर्ड टाइम प्राइम मिनिस्टर उसको साइकोलॉजिकल दबाव बहुत अफेक्ट करे, लेकिन जो हजारों लाखों कैदी हमारे भरे हुए हैं जिनको हर किस्म की कॉमोबिडिटी है, उनके साइकोलॉजिकल दबाव का कोई जिक्र ना करे पाकिस्तान में? इज दैट फेयर? देखिए बात यह है कि यही तो बात है कि अगर 3 टाइम प्राइम मिनिस्टर के साथ ये हो सकता है, क्या ये फेयर है कि एक प्राइम मिनिस्टर को आपने फांसी के फंदे पर लटका दिया? क्या ये फेयर है? किसी को जलावतन कर देते हैं, किसी को बाप और उसकी वो जनाजे को कंधा नहीं देते। क्या ये फेयर है कि यहाँ कॉन्स्टिट्यूशन को पांव के नीचे रोलते हैं? और क्या ये फेयर है कि इलेक्शन चोरी करते हैं? देखिए बात बड़ी क्लियर है, हम वो जंग लड़ रहे हैं जो कि 70 साल में किसी ने नहीं लड़ी, लेकिन सिर्फ लड़ नहीं रहे, जीत रहे हैं अल्लाह की मेहरबानी से। आपको 2023 इसका आखिरी है, इससे पहले इलेक्शन में ये जंग हम जीत जाएंगे। आपको पता चलेगा कि लोग किस तरह हमारे साथ खड़े हैं। आज गली मोहल्ले में एस्टेब्लिशमेंट की वो हालत बनी हुई है, वो दुर्गत बनती है, वो पुलिस की नहीं बनती। लोग पुलिस का नाम इज्जत से लेते हैं। इनकी जो हालत है इसको अब डिटैच करना होगा, इस तरह के मामला से ये दूर होना होगा, अपने दायरे में जाना होगा। नहीं जाएंगे तो इस वक्त जो हालत है इनकी, मेरा ख्याल है पाकिस्तान में पहले इससे कभी इस तरह की इनकी पोजीशन नहीं। गली गली मोहल्ले मोहल्ले में लोग नाम लेकर चीनी, आटा चोरी, कश्मीर, हर चीज का मुर्दे इल्जाम इनको ठहरा रहे हैं। हमारे साथ चौधरी मंजूर साहब, तलाल चौधरी साहब, फारूक हबीब मौजूद थे। नाज़रीन एक वक्फा लेंगे, वक्फे के बाद आपको बताते हैं अफगानिस्तान पर तालिबान के बढ़ते हुए असर और रसूख से पूरे खित्ते नहीं पूरी दुनिया के अंदर क्या एक केओस और एक पैनिक छाई हुई है। दोहा के अंदर एक अहम तरीन ट्रॉयका मीटिंग हुई आफ्टर वेरी शॉर्ट ब्रेक। अफगानिस्तान पर तालिबान के बढ़ते हुए असर रसूख के पेश नजर दोहा में अमेरिका, रूस, चीन और पाकिस्तान के ओहदेदार मुलाकात कर रहे हैं ताकि अफगानिस्तान को तवील खाना जंगी की तरफ जाने से रोका जा सके। एक्सटेंडेड ट्रॉयका की कोशिश है कि अफगान तनाज़े पर इलाकाई इत्तफाक राय पैदा किया जा सके। कुछ इख्तलाफात के बावजूद इन तमाम ममालिक अफगानिस्तान में बहुत बड़े स्टेक्स हैं, मगर एक बड़ा सवाल अपनी जगह मौजूद है कि क्या ये 4 ममालिक तालिबान और अफगान फोर्सेस को जंग बंदी और मुज़ाकरात के जरिए सियासी तस्फिये पर मजबूर कर सकते हैं। इस वक्त तालिबान की जानिब से तकरीबन तमाम देही इलाकों, 9 अहम शहरों और कम अज कम दर्जन भर शहरों का मुहासरा किया जा चुका है। आज वॉल स्ट्रीट जर्नल में छपने वाली खबर के मुताबिक साबिक वजीर और शुमाली इत्तेहाद के सरबरा अहमद शाह मसूद के भाई अहमद वली मसूद का कहना है कि अफगान फोर्सेस की मायूस कुन कार्रवाई की वजह करप्शन है। रिपोर्ट के मुताबिक अफगान फोर्सेस के हौसले पस्त होने में दीगर वजूहात के अलावा एक बड़ी वजह यह भी है कि तनख्वाहों का ना मिलना, फौजी कमक का ना आना और मरकज की जानिब से सपोर्ट का ना मिलना। अमरीकी फजाइया की बमबारी ने कुछ इलाकों में तालिबान कार्रवाइयों को सुस्त तो किया है, मगर उनकी पेशकदमी को रोकने में कामयाब नहीं हुई। नाज़रीन शायद यही वजह है, इसी पेश नज़र अशरफ गनी की जानिब से अफगान चीफ अवामी स्टाफ को तब्दील कर दिया गया है। वॉल स्ट्रीट जर्नल के मुताबिक अशरफ गनी पर इस्तीफे या फिर मुश्तरका महाज बनाने के हवाले से दबाव बढ़ता चला जा रहा है, जिसके बाद आज अफगान सदर अशरफ गनी ने मशहूर वॉरलॉर्ड और फील्ड मार्शल जनरल अब्दुल रशीद दोस्तम और बल्क के साबिक गवर्नर अता मोहम्मद नूर से मुलाकात की है। इस मुलाकात को माहिरीन खाना जंगी की शुरुआत करार दे रहे हैं। साथ ही जनरल अब्दुल रशीद दोस्तम की तालिबान को दश्त लैला की याद दिलाती एक वीडियो ट्विटर पर ट्रेंड कर रही है कि जिसमें 1300 के करीब तालिबान कैदियों को भूखा प्यासा रखकर हलाक करने के बाद इज्तिमाई कब्रों में दफन कर दिया गया था।
अफगान इंतजामिया और तालिबान के दरमियान पहला मुज़ाकराती दौर बगैर किसी नतीजे के ख़त्म हुआ कि जिसके बाद रूस की जानिब से शुरू किए गए इसी एक्सटेंडेड ट्रॉयका ने तालिबान को मजीद मजबूर करने की कोशिश की, मगर क्या ये चारों ममालिक जो हैं जो मच नीडेड इन्फ्लुएंस है क्या वो एग्जर्ट कर पाएंगे? इसी वाले से बात करते हैं। जाहिद हुसैन साहब हमारे साथ मौजूद हैं, सीनियर सहाफ़ी हैं, किसी तारुफ के मोहताज नहीं। जाहिद साहब बहुत बहुत शुक्रिया। सर, जो इसी साल मार्च में होने वाली ट्रॉयका इजलास की मीटिंग जो हुई थी उसके अंदर भी बारहा ये तालिबान को बावर करा दिया था कि एक पॉलिटिकल सेटलमेंट की तरफ जाया जाए और कोई भी इस्लामिक एमिरेट या ओल्ड कंजर्वेटिव ऑर्डर जो हमने माजी में देखा था तालिबान रजीम के अंदर उसको नहीं पहचाना या नहीं रिकग्नाइज किया जाएगा। बट ऑफ कोर्स ये सारी वार्निंग्स जो हैं, ये सारा कुछ मुतनब्बे करने के बावजूद भी तालिबान ने इसे इग्नोर किया। आज क्यों हम कॉन्फिडेंट हों कि अब कुछ इनके ऊपर इन्फ्लुएंस एक्सर्ट किया जा सकेगा? देखिए, ये बात सही है कि जो ट्रॉयका +4 है उसकी एक अहमियत बहुत ज़्यादा है, क्योंकि ये तमाम सिवाय अमेरिका के ये तमाम ममालिक जो है वो रीजन से ताल्लुक़ है और इनका बराह रास्त इंटरेस्ट यही है कि अफगानिस्तान में अमन हो, क्योंकि जो भी हालात अगर वहाँ पर ख़राब होंगे तो बराह रास्त ये ममालिक मुतासिर होंगे। ये बात सही है कि इन्होंने सब ने तालिबान को रिकग्नाइज किया एज ए पार्टी, एज ए ग्रुप इन अफगानिस्तान, और उसके साथ रवाबित भी रखे हैं। लेकिन ये कि कोई सब एक चीज़ वाज़ेह है कि कोई भी इस बात के लिए तैयार नहीं होगा कि मिलिट्री पावर के जरिए किसी एक को काबुल पे कब्जा तैयार नहीं भी होते तो क्या कर लिया जाएगा? ये तो बार बार रीइटरेट किया जा रहा है, बट तालिबान अपने ऑफेंसिव को जारी किए हुए हैं, बल्कि अब तो चारों अतराफ मजार शरीफ से आप देख रहे हैं कि एक्सटेंड है। नाउ द टॉक इसके कितनी देर में काबुल पहुंचा जाएगा? नहीं, देखिए, अभी बात नहीं, अभी तो यानी क्लास शुरू हुई है, खासी खाना जंगी तेज हुई है, लेकिन तालिबान को भी कम से कम ये बावर कराया जा सकता है कि देखें कि ठीक है आपने बहुत सारे इलाकों में कब्जा कर लिया है, लेकिन ऐसी कोई आपको हुकूमत बनानी पड़ेगी या तस्लीम करना पड़ेगा जिसमें और लोग भी शामिल हों। वो किसी तौर पे भी तालिबान को भी, क्योंकि तालिबान इससे जो 90s में तालिबान थे उससे ज़रा मुख्तलिफ हैं, इनको एक्सपोजर भी मिला है, इंटरनेशनल इसमें मुलाकातें भी करते हैं, दूसरे दारुल का दौरा भी किया है, जहाँ पे सब ने एक बावर कराया है कि जो है पुराने तर्ज की जो है इस्लामिक एमिरेट काबिल कबूल नहीं होगी, ये कोई एक जो अथॉरिटेरियन रजीम है उस किस्म की नहीं होगी। और तालिबान ने फिर भी कहा है कि वो इंक्लूसिव गवर्नमेंट चाहते हैं, लेकिन उसके खदोखाल क्या होंगी उसमें बहुत बड़ा जो है इख्तिलाफ से इख्तिलाफ मौजूद है। लेकिन एक तरफ तालिबान पे यकीन ज़्यादा जोर जो है वो तालिबान पे ही पड़ेगा कि वो किसी ऐसे सियासी अमल का हिस्सा बने। लेकिन उसके साथ साथ एक और भी चीज़ है महर कि खुद गनी की जो सूरत हाल है वो उसमें भी बहुत बड़ी रुकावट है। प्रेसिडेंट अब्दुल गनी जो गनी है उन्होंने भी बहुत सारी एक अपनी रिजिड पोजीशन रखी हुई है और उसका असर जो है हम देख रहे हैं। इसीलिए जो आपने अभी पढ़ के सुनाया वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट पढ़ी है और आपने दूसरे जो है हवाले दिए हैं, तो उसमें एक बात साफ नजर आती है कि जो दूसरी और जमातें हुई हैं, दूसरे और फैक्शन भी जो है अफगानिस्तान के, वो भी इस बात से खुश नहीं है कि सदर गनी की जो भी एक लिहाज से हिकमत अमली रही है उससे खुश नहीं है। तो अब भी अगर कोई रास्ता निकालना पड़ेगा तो उसमें फिर ये देखना पड़ेगा कि कोई इंटरिम अरेंजमेंट हो जो कि बाकायदा जो है तमाम ठीक है। तो बेसिकली ऑफकोर्स अशरफ गनी के किरदार के ऊपर अंदर से भी आवाज़ें उठी हैं सर, मगर हमने फॉर द लॉन्गेस्ट टाइम देखा है कि शुमाल के अंदर अफगानिस्तान के अंदर शुमाल के अंदर सबसे ज़्यादा अमन रहा, सबसे पीसफुल रीजन था नॉर्थ का, मगर आपने देखा एक मिनिमल तालिबान उधर प्रेजेंस रही। मगर अब जो मिलिटेंट्स कर रहे हैं या जो स्ट्रैटेजी हमें देखने को मिल रही है ये तो है कि नॉर्थ को भी और सारी बॉर्डर क्रॉसिंग्स के ऊपर जो नॉर्थ के अंदर है, वेस्ट एंड साउथ के अंदर एक घेरा तंग कर लिया जाए और फिर काबुल के अंदर क्लोज इन किया जाए। तर्जुमान जो है तालिबान के पॉलिटिकल ऑफिस अल जजीरा को इंटरव्यू देते हुए उन्होंने ये बात बारहा कही कि ग्रुप कमिटेड है नेगोशिएशंस के लिए, मुज़ाकरात हम करते रहेंगे दोहा के अंदर। कहीं ना कहीं डबल गेम तो नहीं खेल रहे? नहीं, देखिए, एक बात तो साफ जाहिर, ये बात आपकी बिल्कुल सही है कि जो फर्क पड़ा है, हालांकि तालिबान को समझाया जाता था कि वो एक लिहाज से पश्तून डोमिनेटेड एक ग्रुप है, लेकिन जो अभी जो इतनी उनको फतह मिली है, विक्ट्री मिली है, वो ज़्यादातर नॉर्दर्न में है। और आपकी बात बिल्कुल सही है कि वो इलाके थे जो कि तालिबान जब हुकूमत में थे तो भी वहाँ पे उनका असर नसूख पूरी तरह नहीं कभी भी हो सका था। लाइक बदख्शां को कभी भी तालिबान ले नहीं सके थे अपने दौर हुकूमत पे भी। अब जो है इसकी एक खास वजह भी है, देखिए, जहाँ तक नॉर्दर्न इलाकों का है, एक सबसे बात जो नजर आती है वो ये है कि कुछ हिस्सों में तो लड़ाई भी, कुंदुज में तो बहुत पहले से लड़ाई चल रही थी, अमेरिकन फौजें भी थी पिछले दफा, तो उसमें भी कई दफा ऐसा हुआ था कि तालिबान ने कब्जा किया फिर उनको धकेल दिया गया। लेकिन दूसरी इलाकों में जो उनका कब्जा हुआ है उसमें ज्यादातर बगैर जंग के उन्होंने किया है।
तो उस पर साफ जाहिर होता है कि तालिबान ने भी अपनी एक नई हिकमत अमली बनाई है कि वहाँ के जो लोग स्ट्रॉन्ग मैन कह लें या जो और ग्रुप्स हैं जो कि काबुल हुकूमत से खुश नहीं थे, उनके साथ अलाइनमेंट बनाई है उन्होंने। और इसी के नतीजे में आप देखें कि ज्यादातर जो है इलाकों में जो कब्जा हुआ है वो यानी एक लिहाज से मुज़ाकरात के बाद उन्होंने कब्जे में आए हैं उनके। तो एक तो ये बात हुई, लेकिन ये था कि अभी तक किसी बड़े शहरों पे कुद्दुस के अलावा जैसे कंधार है, जलालाबाद, हेरात है और काबुल के तो छोड़ दें, अभी तक उनमें तालिबान ने उसको कब्जे में नहीं कर सके हैं। और जहाँ पे असल मज़ाहमत जो तालिबान को होगी वो इन इलाकों पे होगी। और मेरे ख्याल ये कि ये साफ नजर आता है। पाकिस्तान के हवाले से बताइएगा कि चलें, आप कह रहे हैं कि अभी भी थोड़ा सा टाइम है, फिर एक मल्टीनेशनल जो हम एक प्रेशर देख रहे हैं, उसके बावजूद हम देख रहे हैं कि बारहा पाकिस्तान पे प्रेशर बहुत है कि सप्लाईज जो हैं वो हमारी तरफ से दी जा रही हैं, बैकअप हमारी तरफ से दिया जा रहा है, तालिबान को हमारी तरफ से बैकअप दिया जा रहा है। इस हवाले से इस प्रेशर के अंदर, जिसके अंदर अब अमरीका भी पूरा अपना किरदार अदा कर रहा है, हाउ डू वी डील विद दिस? नहीं, देखिए ये बात सही है कि पाकिस्तान के लिए मुश्किलात काफ़ी हैं, चैलेंजेस बहुत ज़्यादा हैं, क्योंकि जो भी अफगानिस्तान में चीज़ें होती हैं, खाना जंगी होती है, जो भी इस किस्म की हालात होते हैं, उसका बराह रास्त पाकिस्तान पे असर पड़ता है। और आज से नहीं, आज से जो है तकरीबन 30 साल से हम देखते आए हैं यही सूरत हाल है। लेकिन आज जो है इसलिए चैलेंजेस ज़्यादा हैं कि जो दोनों सूरतों में पाकिस्तान पे एक बोझ पड़ेगा। अगर खाना जंगी बहुत ज़्यादा दिन तक जारी रहती है तो उसका भी बराह रास्त पाकिस्तान पर असर पड़ेगा, नए रिफ्यूजीज भी आ सकते हैं। दूसरी बात यह है कि उसकी वजह से खुद यहाँ पे जो इनके मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन है उनको भी तकवीत पहुँचेगी। दूसरी तरफ ये है कि पाकिस्तान का जो है असल मकसद यही है, और मेरी ख्वाहिश भी है जो दूसरे रीजनल कंट्रीज के साथ है, कि वो जो है तालिबान को उसमें वो कर सकें कि जो है मज़ाकरात के जरिए बातचीत करके कोई इंक्लूसिव गवर्नमेंट बने। उसकी क्या खदोखाल होगी वो तो हम अभी देख सकते हैं। आखिरी सवाल जाहिद साहब, कहीं ऐसा हम कहीं ना कहीं फोर्स तो नहीं होंगे ईदर विच वे टू रिकग्नाइज तालिबान, चाहे वो मिलिटरीली ही क्यों ना आए या कंट्रोल में आ जाए, विल वी बी फोर्स टू रिकग्नाइज देम? नहीं, देखिए ये नहीं हो सकता है। इसकी वजह ये है कि आपने जैसे पहले बात की कि ट्राइका प्लस जो है वो पहले भी मीटिंग कर चुकी है, पाकिस्तान उसका हिस्सा है, और उसमें चाइना भी है, रशिया भी है और अमेरिका भी है। तो मसला ये आता है कि चाइना और रशिया ने, हालांकि उनके ताल्लुकात तालिबान से बहुत अच्छे हैं, लेकिन ये उन्होंने सबने बावर करा दिया है कि पुराना तर्ज अमल नहीं काबिल नहीं कबूल। ईरान के बिल्कुल सही, बहुत बहुत शुक्रिया। ईरान के जी, जाहिद हुसैन साहब हमारे साथ मौजूद थे। नाज़रीन, बहरहाल ये बात दुरुस्त है कि आखिरी जो मीटिंग दोहा के अंदर हुई थी वो स्टेलमेट के ऊपर इख्तिताम को पहुंची थी। अनफॉर्चुनेटली थिंग्स डोंट सीम टू बी गोइंग इन एनीबडीज़ फेवर राइट नाउ एक्सेप्ट द तालिबान। लेकिन आपको ये बताते चले कि गुज़िश्ता रोज़ हमने आपको अफगानिस्तान से होने वाले पाकिस्तान मुखालिफ प्रोपेगेंडा की मिसालें दी थी, और आज ही कौमी सलामती के मुशीर मोईद यूसुफ और वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी ने पाकिस्तान मुखालिफ मुनज़्ज़म प्रोपेगेंडे के मज़ीद हक़ाइक़ मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस में सामने रखे। पाकिस्तान के खिलाफ सोशल मीडिया ट्रेंड को इंडिया ने लीड किया है। जो सबसे बड़ा प्लेयर है जिसने हिंदुस्तान की मदद की है वो पीटीएम और उससे ताल्लुक़ रखने वाले जो वर्कर्स हैं वो हैं। अफगानिस्तान और हिंदुस्तान के अकाउंट्स इस्तेमाल हो रहे हैं। कुछ अफगान हुकूमत के जो अहलकार हैं, सीनियर अहलकार, वो भी शामिल हैं। नाज़रीन, 2 साल के दौरान पीटीएम की जानिब से 150 रियासत मुखालिफ ट्रेंड्स चलाए गए और हिंदुस्तान और अफगानिस्तान के रियासती एहलकारों की जानिब से 2 सालों में इन ट्रेंड्स को सपोर्ट भी किया गया, कि जिसके नतीजे में कल ही 37 लाख ट्वीट्स की गई। ये पहला मौका नहीं है कि हिंदुस्तान की जानिब से पाकिस्तान मुखालिफ प्रोपेगेंडा किया गया है या इसे बतौर हथियार सोशल मीडिया पर इस्तेमाल किया गया है। यूरोपियन यूनियन में काम करने वाले एक रिसर्च ग्रुप डिसइंफो लैब की जानिब से 260 से ज़ायद ऐसी फेक न्यूज़ वेबसाइट्स का खोज लगाया गया कि जो हिंदुस्तानी हुकूमत के मुफादात को फ़रोग देने के लिए बनाई गई थी और पाकिस्तान के खिलाफ प्रोपेगेंडा फैला रही थी, और ऐसा करने की वजह यूरोपियन यूनियन और अक़वाम मुत्तहिदा पर असरअंदाज होने के लिए किया गया। बहरहाल ये हमारे मुल्क की 5th जनरेशन वॉरफेयर का सबसे मुतहर्रिक टूल है। इसको हम किस तरह काउंटर करेंगे, बात करते हैं दिफाई तज्ज़ियाकार इकराम सहगल साहब से। इकराम सहगल साहब, ये सारा आपके सामने है, एक पूरा वॉर फ्रंट खोला गया है, पाकिस्तान मुखालिफ प्रोपेगेंडा जो है ज़ोरों के ऊपर है। इसको काउंटर करने के लिए आप क्या सजेस्ट करते हैं? प्रोपेगेंडा और कोई भी डिसेमिनेट करता है प्रोपेगेंडा, उसको प्रोपेगेट करता है, उसको अपने मीडिया का हो, किसी का भी हो, आप उसको अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। या तो आप बैठ के बाद में हिस्ट्री बाद में लिखेंगे कि जी ये हम ये करते तो पाकिस्तान डिसइंटीग्रेट नहीं होता, ये नहीं होता, वो आप ना अफोर्ड कर सकते हैं।
अगर आपको रियली पाकिस्तान की मोहब्बत है, आपने पाकिस्तान को एग्जिस्टेंस बोलते हैं बहाल रखना है, तो आपने वो काम करना पड़ेगा जो पैलेटेबल नहीं है, और हर मुल्क करता है वो। आप क्या आप समझते हैं अफ़गानिस्तान के अंदर ये नहीं कर रहे थे जब अमेरिकन फोर्सेस थे और अफगान फोर्सेस थे टू पुट डाउन द तालिबान? डू यू थिंक बाकी जगहों में इन लोगों ने नहीं किया? इराक़ में इन लोगों ने नहीं किया? कहाँ गई वो ह्यूमन राइट्स? और वो सब कोई नहीं बोलता है ह्यूमन राइट्स वगैरह के लिए। जो इंडिया कर रहा है आपको कश्मीर में, वो कोई ह्यूमन राइट्स ही वो कर रहा है। बट आपको दूसरी आपको प्रोपेगेंडा वॉरफेयर काउंटर करने के लिए आपको आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग करना पड़ेगा। मैं बहुत हर वक्त ये बोलता हूँ कि हमें चाहिए कि जो रिटायर्ड हमारे एम्बेसडर्स हैं, रिटायर्ड डिप्लोमेट्स हैं, जिन्होंने काम किया हो बड़े बड़े कंट्रीज़ में, उनको हमें री इंगेज करना चाहिए और उनको री इंगेज करने वापस भेजना चाहिए उन कंट्रीज़ में, कि उन कंट्रीज़ में नॉट एज दिस थिंग बट टू गो अपने रोलोडॉक्स खोलें और अपने जाके देखें उन कॉन्टेक्ट्स को, मीडिया में, एकेडमिक में और ब्यूरोक्रेसी में, बिजनेस में, उनको जाके एक्सप्लेन करें कि क्या हो रहा है। जब तक आप बोलते हैं ना अक्रॉस द बोर्ड आप जाके उनको आप नहीं एक्सप्लेन करेंगे, आप काउंटर नहीं करेंगे, आपको समझ नहीं आएगी कि वो क्या है, क्या आपके ख़िलाफ़ होने वाला है। देखें, सबसे डेंजरस जो चीज़ अभी है वो सोशल मीडिया है। सोशल मीडिया के ऊपर इतनी फेक चीज़ें बोलते हैं कि आप हैरान हो जाएंगे, ठीक है। और आप देख लें, इनफैक्ट व्हाट दे डू इज़ वो ट्रुथ को बनाते हैं फिक्शन और फिक्शन को बना देते हैं ट्रुथ, and they take a mixture of fact and fiction and make it into a proper fiction, you know. बहुत बहुत शुक्रिया इकराम सहगल साहब हमारे साथ मौजूद थे। दिफाई तज्जियाकार हैं, बहुत महारत रखते हैं इन अमूर पे। कह रहे थे कि प्रोपेगेंडा वॉरफेयर को काउंटर करने के लिए आपको तमाम तर टूल्स अपने एक्सप्लॉइट करने होंगे, इंक्लूडिंग आपके साबका एम्बेसडर्स, आपके एकेडेमिया, इंटेलेक्चुअल्स। यू मस्ट मेक श्योर दैट दे स्प्रेड ऑल ओवर द वर्ल्ड और हमारा पैगाम और सच चीज़ों को काउंटर करें, हमारे नैरेटिव को पूरी दुनिया के तूल और में फैलाएं। आज के लिए इतना ही। I'll see you all tomorrow. Good night. अल्लाह हाफ़िज़।